गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रीजन इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो कल्चर हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखो कि एथिक्स की एक टॉपिक है, इसे मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। एथिक्स एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही अच्छी टॉपिक मुझे ये लगी। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। बात करो एथिक्स एंड क्लाइमेट चेंज की, तो इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें, इट मीन्स कि 2 वीक से नेगोशिएशन हो रहे हैं COP16 की जो मीटिंग हुई है। तो यूनाइटेड नेशन जो कि क्लाइमेट टॉक हुई है यहाँ पे ग्लासगो में, आपको ये हुई थी ग्लासगो में COP26। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन हुआ। दोनों जो लीडर है, एक्सपर्ट है, वो सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरीके का प्रोमिसेस यहाँ पे किया गया। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिसेस किए गए, बट लीडर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। तो देखिए फिनलैंड के प्रेसिडेंट के द्वारा कहना है कि स्मॉल स्टेप्स विल नो लॉन्गर डू, यानी कि जिस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। द बिगेस्ट स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। इवन पॉप फ्रांसिस के द्वारा भी कहा गया है कि हर एक साल जो प्रॉब्लम है वो बेकार ही होते जा रहा है। तो हम लोग की एक लिमिट है। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करेंगे तो आई वुड से डैट कि हम लोग यहाँ पे जो सुसाइड है उसको लिमिट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका कहना सही है। आप लोग सबके यहाँ पे जो भी कोटेशंस वगैरह दिया गया है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आप लोग इसको एसे में, अपने आंसर राइटिंग में फ्रीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ओके, तो अगर हम लोग आगे देखें कि क्लाइमेट चेंज जो है, हमेशा इसको परसीव किया गया एज ए इन्वायरमेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम। कि क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है कि अपनी तो कोई समस्या नहीं है भैया, ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है या फिर फिजिकल प्रॉब्लम है। ओके, बट जो सोल्यूशन है ना, वो आप लोग देखो कि कहीं से भी नहीं पता चल सकता कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या ऐसी बातें ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं। सोल्यूशन हमारे ही हाथ में है। और आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज जैसी जो प्रॉब्लम अराइज हुई है वो भी हमारे ही कारण हुई है। तो यही बातें कही जा रही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है एक एथिकल इशू है। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है जिनकी बहुत अलग अलग इंटरेस्ट है, इनका अपना अलग अलग कॉमन ग्लोबल कॉमन है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है ना कि क्लाइमेट चेंज ये एक इशू ऑफ एथिक्स बन गया है, जस्टिस बन गया है बहुत सारे फ्रंट्स में। सबसे पहली क्वेश्चन ये अराइज होती है ना कि हु शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करते हैं, मिटिगेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है जिसको कुछ पीपल्स के द्वारा ही यहाँ पे कोट किया जाता है। हमारे नेशंस के द्वारा भी कहा जाता है इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की कुछ नेशंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि हाँ क्लाइमेट चेंज जैसी परेशानी हो रही है। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि नॉर्थ साउथ जो डिबेट है क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वही एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होती है कि हु विल प्रोटेक्ट द वर्स्ट अफेक्ट, यानी कि इस तरीके से जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे जो वर्स्ट सबसे बुरी जो अफेक्ट कर रही है उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो जो पॉसिबल हार्म है ना, वो यहाँ पे मोर रिस्क ये नहीं है कि इनकन्वीनियंस है, बट पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफिक हार्म है हमारे लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, जिसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे आप देखो कि इन्वायरमेंट हमारी पोल्यूट हो रही है, या फिर क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब आप लोग समझो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रही है, इट मीन्स कि जो ग्लेशियर है वो पिघल रही है। ग्लेशियर पिघल रही है तो ग्लेशियर में रहने वाले या फिर समुद्र में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं उनकी हैबिटेशन लॉस हो रही है, उनकी जान जा रही है। अब यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है जिसके कारण आप देखो कि कोस्टल रीजन, कोस्टल जितने भी कंट्रीज़ है वो सब जो है कहीं ना कहीं सबमर्ज हो रहे हैं और कोस्टल रीजन में पानी आ रहे हैं, जिसके कारण आप देखो ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हर कोई को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। अगर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखें तो ये अराइज होता है कि शुड एफर्ट्स बी बेस्ड ऑन एबिलिटी, क्या एफर्ट्स जो है वो एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है और वो भी आप देखो बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में रिस्क में है, बट वो क्लाइमेट चेंज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कम काम करते हैं। सेकेंड है कि परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट और क्लाइमेट जस्टिस, क्या परस्यू करना चाहिए। तो एक ग्लोबल सोल्यूशन अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज का देखें तो ये लेने की ज़रूरत है सारे कंट्रीज़ को, और जितने लोग हैं अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है उसको लिमिट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग फेयर शेयर कर सके। जो ग्लोबल इमिशन है ना उसको हम लोग एकदम फेयर शेयर कर सके, इस तरीके का लेना है। बट ये जो फेयर शेयर है ना ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा, जैसे कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या हमारा इंटर जनरेशनल ऑब्लिगेशन होगा। क्लाइमेट चेंज के साथ देखें तो हमारी जो जनरेशन इम्पोज रिस्क है वो फ्यूचर जनरेशन के है।
आज की डेट में आप देखो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, हर तरीके की पोल्यूशन है। इसका इफेक्ट हम लोग तो झेल ही रहे, लेकिन हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले वो भी बहुत ज़्यादा झेलने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई सर्टेन आंसर नहीं है। जितने भी एथिकल डिलेमास हमने देखा, जितने भी क्वेश्चन देखे, उसका एक परफेक्ट आंसर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर क्या करें? अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन और इथिक्स के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे निकल कर आती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और या फिर एबिलिटी टू पे। आप देखो कि हर एक देश एक जैसा नहीं है, हर एक देश में रहने वाले लोग भी एक जैसे नहीं है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम लोग को अलग अलग लोगों की जिस तरीके से एबिलिटी है उस तरीके से यहाँ पे करने की ज़रूरत है। पे इज़ नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी। पे मीन्स आपकी जो है इंटेंशन, पे मीन्स आपका जो है काम, कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें होती है। सेकेंड है कि आइडियल ऑफ इक्वल पर कैपिटा इमिशन है। अगर हम लोग प्रिंसिपल स्टेट देखें, जो एवरीवन हैज़ एन इक्वल क्लेम, कि एटमॉस्फेयर के ऊपर हर किसी का अधिकार है। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर हर किसी का अधिकार है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यहाँ आप लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल ही बुरी तरीके से यूज़ करें। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। और साथ ही आप देखते हो कि जो कैपिटल इमिशन हो रहा है जिस तरीके से, साथ आप देखो फॉर इंस्टेंस बताया जा रहा है कि कनाडाज और जो मैक्सिको की इमिशन टारगेट है वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि उनकी आप देखो कि सिमिलर इमिशन लेवल है। ठीक है, जितना वो लोग ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते हैं उनकी लेवल सिमिलर है, बट फिर भी उनका जो टारगेट है कि इमिशन को कम करना, ये तो डिफरेंट होगी ना। तो ये क्या है कि आप देखो कि एक डिफरेंट लेवल पे ही आप देखो कि डेवलपमेंट जो लेवल है ना वो डिफरेंट है हर कंट्री में। तो यही बात है कि कॉमन बातें हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है कि आइडिया ऑफ इक्वल पर कैपिटा इमिशन। जो प्रिंसिपल स्टेट है, जैसे कि आप देखो कि हर एक जिसमें कि इक्वल क्लेम है एटमॉस्फेयर का, तो हर किसी के पास ये चीज़ें हैं कि एटमॉस्फेयर पे हर किसी का हक है। तो यहाँ पे इक्वल शेयर है, जितनी भी अवेलेबल इमिशन परमिट है तो हर किसी का एक इक्वल शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। जो आइडिया है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको यहाँ पे कॉस्ट देना चाहिए मैनेज करने के लिए। इट मीन्स कि जितनी भी पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट की जा रही है तो ह्यूमन हेल्थ यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहे हैं, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए जो मैनेज करने के लिए कॉस्ट चाहिए वो भी वही लोग दे जो कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि बेनिफिशियरी पेज प्रिंसिपल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिनको यहाँ पे गेन हुआ है, गेन एंड एडवांटेज बाय डिसएडवांटेजिंग अदर्स, दूसरे को डिसएडवांटेज करके अगर किसी का, या इट मीन्स आप समझो दूसरे को हार्म करके अगर किसी को पॉजिटिव मिल रहा है, किसी को गेन हो रहा है, तो ये ड्यूटी है कि अपनी ये डिसएडवांटेजेस को जो है रेक्टिफाई करें। इट मीन्स कि अगर किसी को आप हार्म कर रहे हो तो उस चीज़ को आप ठीक करो। फॉर एग्जांपल आप देखो कि वैसे ड्राइवर जो कि गैसोलीन यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो बेनिफिट हो रहा है ना वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से जनरेट करने से, बट ही पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट और इनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ पे पोल्यूशन को रिड्यूस करें। तो वैसे ही है कि हर एक लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर चलते हैं, तो आप देखो कि पेट्रोल और जो डीजल है उससे काफ़ी ज़्यादा इमिशन होती है। क्यों नहीं ऐसा हो सके कि सीएनजी वगैरह और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको रिप्लेस करके ये सारी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको ये परचेज़ करें। तो इससे क्या होगा कि जो पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं के लास्टली ये हक है कि वो यहाँ पे पोल्यूशन को कम करें। सो ये सारे प्रिंसिपल है जो कि काफ़ी हेल्प किए हैं इन सारे डिस्कशन को आगे बढ़ाने में। अब ये देखते कि क्या हमारा क्लाइमेट जो करंट क्लाइमेट पॉलिसी है वो बस ऐसी ही है। अब ग्लासगो जो यहाँ पे आपका ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ है उसके तहत देखते हैं। जस्ट क्लाइमेट पॉलिसीज़ है या फिर क्लाइमेट जस्टिस आप कहो तो ये रिलेट करता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो जस्टिस का है पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटल जस्टिस है, सोशल जस्टिस है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? इसको हम लोग देखेंगे कि इक्वालिटी के बेसिस में, कि लोगों में, इन्वायरमेंट में कितनी इक्वालिटी है, ह्यूमन राइट्स सारे लोगों को मिल रही कि नहीं, कलेक्टिव राइट्स कैसी है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्लाइमेट्स को लेकर। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। COP26 की बात करें तो यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट से ये पूछा गया है कि टू कम नेक्स्ट ईयर विथ टफर प्लेस। इट मीन्स कि ऐसा कहा गया है COP26 में कि जितने भी यहाँ पे लीडर्स है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर मिलकर वो और भी ज़्यादा यहाँ पे टफ़र प्लेस ले। इट मीन्स कि और ज़्यादा जो टफ़ यहाँ पे कसम है वो यहाँ पे खाए और इस प्लेस को जो है नए नए एरिया में अप्लाई कराए। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ऐसा कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस जो है ना वो एनफ नहीं होगा हमारे क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि ये पैक्ट एनफ नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी पैक्ट के थ्रू ये डिफाइन कर दे कि हाँ हमारी ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 1.5 डिग्री से ही कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता।
और साथ ही ये पैक्ट आप देखो तो फेल हो गया है कि लॉस एंड डैमेजेस को डिलीवर करने में। जो फेल्योर है कि हम लोग यहाँ पे लॉस एंड डैमेजेस को एग्री करें, ये एक ऐसा है ना कि सिर्फ वल्नरेबल जो स्टेट्स है उनके लिए ही रह गया है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है और अर्जेंसी है कि कैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करें, इज़न्ट प्रॉपरली एड्रेस, इसको सही तरीके से एड्रेस भी नहीं किया जा रहा है। इस पैक्ट में आप देखो कि फेजिंग आउट की बात की जा रही है कि फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है अब इसको कम करना है, बट ये फेल हो गया है कमेंट करने में कि कब तक कम करना है। टाइमलाइन तो बताते हुए जाइए, सिर्फ ऐसे अगर बोल दे कि हाँ आपका एग्ज़ाम है आप तैयारी करो, तो क्या आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे जब तक आपको एग्ज़ाम का डेट नहीं पता चलेगा। सेम थिंग हैपन्स हेयर। तो COP26 जो है ना, ये वैसे ही है जैसे अब तक जो है पहले से जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट चलते आ रही है। हाउ कैन वी मेक क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ मोर एथिकल एंड जस्ट, यही बातें यहाँ पे कही गई है कि हम लोग कैसे इसको और भी ज़्यादा एथिकल और जस्ट बना सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू हेल्प मेंबर स्टेट और अदर स्टेक होल्डर्स, हम लोग को एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेनी होगी, इम्प्लीमेंट करना होगा एक इफेक्टिव पॉलिसीज़। यूनेस्को के द्वारा एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जिसे एथिकल प्रिंसिपल इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यहाँ पे आप देखो कि प्रिवेंशन ऑफ हार्म है। यहाँ पे क्या है कि टू बेटर एंटिसिपेट द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट मीन्स कि जो भी हार्म हो रहा है, पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, तो उससे आप देखो कि यहाँ पे जो भी हार्म हो रही है ना उसको प्रिवेंट करना है और साथ ही साथ प्रिकॉशनरी अप्रोचेस भी लेनी है। इट मीन्स कि प्रिकॉशन यहाँ पे लेकर चलना है कि जो पोल्यूशन हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है वो इम्पैक्ट ना हो। साथ ही इक्विटी और जस्टिस का भी ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करना है इस तरीके से कि जैसे सबको बेनिफिट हो। आज के डेट में हार्म्स देखने को मिल रहा है, बट आगे चल के सबको इससे बेनिफिट हो, और वो भी जस्टिस और इक्विटी यानी कि इक्वालिटी के साथ सबको बेनिफिट होना चाहिए और बिल्कुल जस्टिस हो। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इट मीन्स कि हम लोग को न्यू पाथ अडॉप्ट करना होगा डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि ये पॉसिबल हो पाए कि सस्टेनेबली हम लोग प्रिजर्व करें अपने इकोसिस्टम को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग अपने इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है, स्पीसीज़ हेल्थ है, ये ऑलरेडी सब सही हो जाएंगे। साथ ही सॉलिडेटरी की बात की जा रही है कि यहाँ पे सपोर्ट है, इंडिविजुअली है और कलेक्टिवली है। जो पीपल्स एंड ग्रुप्स है वो मोस्ट वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, नेचुरल डिजास्टर को लेकर, और पर्टिकुलरली उस एरिया में जो कि लेस डेवलप कंट्रीज़ है या फिर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा कमी है। साथ ही साइंटिफिक नॉलेज है, इंटीग्रिटी इन डिसीजन मेकिंग है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमारा नॉलेज है क्लाइमेट चेंज को लेकर और जिस तरीके से हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, गैप देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली जो गैप है उसको तो फिल करना, और बाय द वे हमें यहाँ पे स्ट्रेंथन करना होगा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को। जो भी डिसीजन लिए है, जिस तरीके से पॉलिसी फ्रेम हो रही है, आगे चलकर उनको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो ये बातें यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे अब नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि इंटरनलाइजेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन है इन सारे पॉलिसीज़ का, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सारे नेशंस की। ओके। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी हो चुका है। जैसे कि लीडर ऑफ द G20 कह रहे, वी आर ड्रॉनिंग एंड आवर ओनली होप इज़ द लाइफ रिंग यू आर होल्डिंग, यू मस्ट एक्ट नाउ, वी मस्ट एक्ट टुगेदर। हम लोग को एक साथ यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द एथिक्स कि यहाँ पे लेसन, जो कि हम लोग एथिक्स एंड क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है इस तरीके की क्वेश्चन बनती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि COP26 का जो इस बार बैठक हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समिट। इससे रिलेटेड जो है आप कुछ भी बातों को या तो GS3 पेपर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग एथिक्स के पेपर GS4 में तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की क्वेश्चन आती है। तो ओके, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखें कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है एक एथिकल इशू बन चुका है। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस और इसके एथिक्स हमने देखा। फिर देखें कि अभी का जो करंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ है क्या वो ऐसी ही है, और ग्लासगो की जो क्लाइमेट पैक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालाइज़ किए और फिर समझने की कोशिश की कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ को ज़्यादा एथिकल और जस्ट बना सकते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली कंक्लूजन पे आए। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।